दुरूद शरीफ पढ़ना। पिछली क्लास एंड यहाँ की थी कि मैंने ये बताया था कि सारे ओवरहेड्स फैक्ट्री के एसडीज भी के और पीडीज के भी, एसडीज पीडीज, तो एसडीज पीडीज में हम सारे ओवरहेड्स जब बांट लेंगे फिर एसडीज के ओवरहेड्स भी पीडीज में ही जाएंगे, एसडीज की सवारियां भी पीडीज की गाड़ियों में बैठेंगी और फिर हर पीडी का अलग अलग ओआर निकलेगा। और जो मैंने आपको स्टेप्स बताए थे उनमें नंबर 2 ये लिखा था कि अब जब ओवरहेड्स बांट लिए तो अब हर एक का अलग अलग ओआर निकल आएगा। अच्छा, स्टेप 1 में है ओवरहेड्स बांटने। ओवरहेड्स बांटने कैसे हैं, इसके लिए मैंने आपको प्राइमरी अपॉर्शनमेंट और सेकेंडरी अपॉर्शनमेंट कहा था। अब इस चैप्टर में आगे जो है ना, जब तक हम ये स्टार्ट ईयर की कैलकुलेशंस कर रहे हैं, अब ऑनवर्ड बात इसी पे चलने लगी है, अपॉर्शनमेंट की डिटेल्स। अब ये वहीं से आगे बात और चल रही है कि मैंने अपॉर्शनमेंट में जो बात लिखी थी ना, अभी अपॉर्शनमेंट को और एक्सप्लेन करने लगा। अपॉर्शनमेंट में पहली चीज लिखी थी प्राइमरी अपॉर्शनमेंट। अच्छा, ये मैं आपको अंग्रेजी तो लिख के दे रहा हूं, लेकिन मेन बात आप ये समझेंगे जब मैं अभी सवाल कराऊंगा, तो इस अंग्रेजी की ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। प्राइमरी अपॉर्शनमेंट में ये होगा कि सारे ओवरहेड्स अपॉर्शन किए जाएंगे, पीडीज को भी और एसडीज को भी, किसी मुनासिब से तरीके से। और जब सारे खर्चे पीडीज एसडीज में आ जाएंगे तो सेकेंडरी अपॉर्शनमेंट ये है कि एसडीज के खर्चे भी पीडीज में डाल देंगे। प्राइमरी अपॉर्शनमेंट के बाद सारे ओवरहेड्स ऑफ एसडीज इनको अपॉर्शन कर दिया जाता है। अपॉर्शन मतलब बांट दिया जाता है पीडीज को बस। किसी ना किसी रीजनेबल तरीके से। After primary apportionment, all FOH of SDs are apportioned to PDs on some reasonable basis. अब इस अंग्रेजी की टेंशन ना लें, अब जो सवाल कराते हैं ना उसमें मैं ये ऑल ये कौन लिख जाता है यार, पता नहीं क्या। आफ्टर 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 प्राइमरी अपॉर्शनमेंट। अच्छा, अब सेकेंडरी पोर्शन में ही आगे
मज़ीद कुछ सिनेरियोज हैं। ये अब स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से चल रहा है कि मैंने पहले केस 1 लिखा था। केस 1 ये बनाया था कि मल्टीपल डिपार्टमेंट से गुजरेगा एक प्रोडक्ट। अब उसमें आगे फिर मैंने कहा कि अपॉर्शनमेंट होगी, फिर सेकेंडरी अपॉर्शनमेंट में यानी केस 1 में ही आगे मजीद 3 सिनेरियोज ला रहा हूँ जो इसी से आगे चल रहा हूँ। तो उसको मैं 1.1, 1.2, 1.3 कह के कर दूंगा। पहला सिनेरियो ये है कि एसडीज डू नॉट प्रोवाइड सपोर्ट टू ईच अदर। एसडीज का काम क्या होता है? तो क्या वो सिर्फ पीडीज को सर्विस प्रोवाइड करेंगे, आप इसमें एक दूसरे को नहीं कर सकते? कर सकते हैं। अगर कैंटीन है तो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के लोग भी कैंटीन में खाने आ सकते हैं, लेकिन सिंपलेस्ट सिनेरियो ये है कि एसडीज बस सिर्फ पीडीज के लिए बने, वो आपस में एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहे। ये पहला सिनेरियो। केस 1 पढ़ रहे हैं, एक प्रोडक्ट मल्टीपल डिपार्टमेंट से गुजरेगा, तो क्या करेंगे? उसमें हर पीडी का अपना अपना ओएआर होगा। अब वो जो हर पीडी का अपना अपना ओएआर होगा तो वो निकालना कैसे? उसके लिए न्यूमरेटर सारे ओवरहेड्स को अल्टीमेटली पीडीज तक पहुंचाना है। ये सेकेंडरी अपॉर्शनमेंट है। पहले पीडीज एसडीज सब तक पहुंचेंगे, फिर एसडीज को भी पीडीज में लाना पड़ेगा। जब एक बार सेकेंडरी अपॉर्शनमेंट हो गई तो हर पीडी के ओएआर फार्मूले का न्यूमरेटर मिल गया। न्यूमरेटर ऊपर जो होता है, और हर पीडी का अपना अपना डिनोमिनेटर लगा के तो फिर ओएआर निकल आएगा। अब ये बांटने में क्या मुश्किलें होंगी, इसके हिसाब से फिर 3 सिनेरियो हैं। सबसे सादा सा सिनेरियो ये है कि एसडीज एक दूसरे को सपोर्ट नहीं दे रहे, एसडीज सिर्फ पीडीज को सपोर्ट दे रहे हैं। अब इसमें करना क्या है वो एक सवाल के साथ करके दिखाता हूं। वो सवाल यहां बैठी हुई कौन ने तो पढ़ लिया है, ये जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं। कुछ मासूम बच्चों ने कहा था कि आप जो सवाल करने को कह रहे होते हैं वो मुंह से ना बोला करें, लिख भी दिया करें। मैंने लिख दिया, स्प्रिंग 14 अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर 2 अल्फा लिमिटेड के नाम से। मार्च, हाँ जी, स्प्रिंग मार्च 2014 अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर 2 अल्फा लिमिटेड। ये आप लोग पढ़ लें, और यहां बैठे लोगों ने तो पढ़ लिया है तो आप लोग लेक्चर पॉज करके पढ़ लें, मैं इसको अब सॉल्व करने लगा। अच्छा, ये जो यहां बैठे हुए हैं इन्होंने भी सवाल पढ़ना था तो वो टेबल भी पढ़ना था। ये नहीं कि टेबल तो टेबल होता है और पहला और आखिरी पैराग्राफ पढ़ लिया, टेबल भी कहा है पढ़ने को। हाँ जी, ये जो अंग्रेजी लिखी है ये सवाल में करके दिखाऊंगा। अच्छा, कुछ बच्चों को आदत होती है वो लेक्चर नोट्स अलग रजिस्टर रख रहे होते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अलग रख रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन इस तरह ना फिर आप जहां लेक्चर नोट कर रहे होते हैं तो क्वेश्चन का रेफरेंस लिखा करेंगे, कब किस मौके पे मैंने कौन सा सवाल कराया था। अच्छा, ऑनलाइन में एक बच्चे ने पूछा था, हो सकता आप में से भी किसी को मसला हो, किसी ने जो पास पेपर समराइज किए हुए हैं तो शायद उसने मुझे कुछ समरी भी दिखाई थी कि कुछ समरी है कि किस किस टॉपिक के कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। तो उस बच्चे ने ना कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन निकाल के पूछे थे कि इन्वेंट्री कंट्रोल क्या होता है और सेफ्टी स्टॉक क्या होता है, और ये कुछ पास पेपर में कहीं पूछे गए हैं। तो ये अभी हमने नहीं पढ़ा है। इन्वेंट्री के 2 चैप्टर हैं, एक इन्वेंट्री वैल्यूएशन है और एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट है। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट में चीज़ें हैं ये सारी। इन्वेंट्री वैल्यूएशन हमने तकरीबन 100% कवर कर लिया पास पेपर्स। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट पढ़ना है और वो आखिरी ग्रेड में है। सवाल की रिक्वायरमेंट से पता चल गया कि ये ओएआर है, और ओएआर हम साल के शुरू पे चूंकि निकाल रहे होते हैं, फार्मूले में टोटल बजटेड चीज़ें आ रही होती हैं, तो इसीलिए सवाल के शुरू में ही ये बात लिखी हुई है कि ये डिपार्टमेंटल बजट्स हैं। तो ये बजटेड इंफॉर्मेशन है
और हर पीडी का अलग अलग ओआर निकालना है। इस चैप्टर के सवाल ना आसानी से पहचाने जाएंगे। अब ये 4 डिपार्टमेंट है, जिसको 5 लग रहे हैं तो आखिरी टोटल है 4 डिपार्टमेंट है। इनमें से पीडीज और एसडीज कौन कौन से हैं? अच्छा, एक तो नाम से भी आइडिया हो जाएगा, उसके अलावा रिक्वायरमेंट से भी पता चल रहा है। क्यों? क्योंकि जिन तीनों के नाम लेके ओआर मांगे तो उसका मतलब फिर वही पीडीज है। तो जो मेंटेनेंस है ये एसडी है। अब आपको पीडीज और एसडीज के खर्चे भी बताए हैं और उसके अलावा कुछ और अदर डाटा भी है। इसका क्या काम है, कर लेते हैं इस्तेमाल। तो हमें तीनों पीडीज के अगर ओएआर अलग अलग निकालने हैं तो ओएआर के फार्मूले के 3 न्यूमरेटर अलग अलग चाहिए। तो वो जो न्यूमरेटर ढूंढना है ये अपोर्शनमेंट है। इस सवाल को प्रेजेंट ऐसे किया करेंगे कि आपको ना टेबल बनाना पड़ेगा और उस टेबल में कॉलम कितने रखने हैं, 3 प्लस जितने डिपार्टमेंट है, 3 प्लस जितने डिपार्टमेंट है, यानी 7। एक में ये अंग्रेजी आ जाएगी, ये जो नाम है खर्चों के, ओवरहेड कह लें, इनको आइटम्स कह लें। इसको इतना जरूर रखिएगा कि जिसमें ये वर्ड्स पूरे आ सके। फिर इसके बाद एक कॉलम आ जाएगा बेसिस, इसको भी इतना रखें कि 2 वर्ड्स आ सकें। और उसके बाद फिर रुपीस वाले कॉलम है, टोटल का कॉलम है, और फिर 3-4 जितने भी डिपार्टमेंट है। क्या क्या है? मशीनिंग, असेंबली, फिनिशिंग और मेंटेनेंस, और ये सारे रुपीस हैं। है जी? कहां पर? ओवरहेड्स, बेसिस, टोटल, मशीनिंग, असेंबली, फिनिशिंग और मेंटेनेंस। चलें ओवरहेड लिखना शुरू करते हैं। अच्छा, इस टेबल में करने क्या लगे? ओएआर तो निकालने लगे हैं, ओवरहेड्स को पीडीज में लाना है, अपोर्शनमेंट करनी है। चलें, सबसे पहले ओवरहेड, इनडायरेक्ट वेजेस के डायरेक्ट वेजेस? इनडायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस तो डायरेक्ट लेबर है। इनडायरेक्ट वेजेस हर डिपार्टमेंट की ऑलरेडी सवाल में बताई हुई है। मशीनिंग में कितनी? 246। अच्छा, इस कॉलम से मुराद ये है कि ये तो खर्चा हर कॉलम में अलग अलग सवाल में बता दिया, लेकिन आगे देखें खर्चा है पावर, वो तो बस टोटल बताया हुआ है। तो हमें उस टोटल को इनमें तोड़ना पड़ेगा। तो उस टोटल को इनमें किस रेशो में तोड़ना है वो हमने यहां बतानी है। किसी ना किसी बेस पे तोड़ना होगा ना, किसी ना किसी बुनियाद पे तोड़ना होगा। तो किस रेशो में बांटना है? देखें, एक टोटल फिगर है जिसको हिस्सों में बांटना है, तो रेशो में बांटना होता है। तो जिस रेशो में बांटना होगा या जिस चीज की रेशो में बांटना होगा वो हमने यहां पेपर मार्कर को बतानी है। तो ये तो बांटने की जरूरत ही नहीं थी, ये तो गिवन है जी। बुरा लग रहा है तो ना लिखें, अगर नहीं तो लिख लें। ये गिवन थी ना चीजें, इधर कुछ नहीं लिखना, ना लिखें। अगर बुरा लग रहा है गिवन तो ना लिखें। अगला ओवरहेड, इनडायरेक्ट मटेरियल।
ये भी हर एक का बताया हुआ है। टोटल कितना? 213। नेक्स्ट क्या ओवरहेड है? पावर। कितना है? 465। अच्छा, ये जो अभी अपॉर्शनमेंट में मैंने बताया था कि अपॉर्शनमेंट करनी है ऑन सम रीजनेबल बेसिस। ये जो रीजनेबल बेसिस है ना, फेयर बेसिस है, ये आपने कॉन्सेप्चुअली ही चलानी है। मतलब बजाय इसके कि मैं आपको एक लिस्ट लिखवा दूं कि फलाने खर्चे की ये बेस हुआ करेगी, तो वो नुकसानदेह है। इसलिए बेहतर है कि हर सवाल में हम कॉन्सेप्चुअली सोच के ही प्रैक्टिस करेंगे, और ये हो जाएगी प्रैक्टिस। ये कॉस्ट के आसान टॉपिक्स में से। पावर अवेलेबल डाटा में से डिपार्टमेंट्स के साथ किस चीज से ज्यादा रिश्ता बन रहा है पावर का? मशीन आवर्स। मशीन आवर्स क्यों? क्योंकि पावर होती ही मशीनों के चलने की बिजली है, तो अवेलेबल में से बेस्ट मशीन आवर्स बन रहे हैं। बाकी क्यों नहीं है? डायरेक्ट लेबर आवर्स क्यों नहीं? एक तो ये कि डायरेक्ट लेबर आवर्स बिजली पे नहीं, पावर पे नहीं चल रहे। दूसरा, जरूरी नहीं है कि जिसमें ज्यादा घंटे लेबर काम कर रही है वहां मशीनें भी ज्यादा चल रही होंगी। इसी तरह नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, अगर किसी डिपार्टमेंट में नंबर ऑफ एम्प्लॉइज ज्यादा हैं, जैसे देखें फिनिशिंग में 8 लोग हैं फिनिशिंग डिपार्टमेंट में, और मशीनिंग में सिर्फ 6 लोग हैं, लेकिन मशीनें ज्यादा मशीनिंग में चल रही हैं, तो जितनी ज्यादा मशीनें चलेगी उतना ज्यादा पावर का खर्चा होगा। तो इसलिए अवेलेबल डाटा में से हमने देखना होगा कि बेस्ट अवेलेबल क्या है। तो इन सारे बेसिस में से पावर का सबसे बेस्ट लिंक बन रहा है मशीन आवर्स के साथ। अब हम पेपर मार्कर को ये बताएंगे कि हम 465 को मशीन आवर्स की रेशो में बांटने लगे हैं। ये बात हमने यहाँ बता दी, और रेशो कैलकुलेट सबको करनी आती है, एग्जामिनर को भी पता है, तो उसको कैलकुलेट करके दिखाने की जरूरत नहीं है, बस आंसर बता दें। तो 465 को किस रेशो में बांटना है? क्या है वो? 40,000, 2,000, 3,000। तो 465 डिवाइडेड बाय 45,000 इंटू 40,000 इंटू 2,000 इंटू 3,000 रेशियो में बांटना है जी। फिर से बता दो। मशीनिंग डिपार्टमेंट में कितने घंटे मशीन चलेंगी? असेंबली में, फिनिशिंग में, तो मशीनें टोटल 45,000 घंटे चलेंगी इस साल में, और जितनी मशीनें चलेंगी उतने ही उनकी पावर कंजम्पशन होगी। तो पावर कंजम्पशन का बेस्ट रिलेशन बन रहा है डिपार्टमेंट से इनके जरिए। तो इस रेशो में बांटना है, और रेशो में बांटने का तरीका होता है कि जिसको बांटना है डिवाइडेड बाय इनका सम इनटू ये। तो 465 डिवाइडेड बाय 45 इंटू 40 इंटू 2 इंटू 3, 413 31 जी। है ले जाए, अगर क्योंकि थाउजेंड में लिखा हुआ है ना, पॉइंट्स में ले जाना है तो ले जाए, नहीं तो पूरा करना है पूरा कर लें, कोई मसला नहीं। पावर के बाद अगला खर्चा है लाइट एंड हीट। ये जो लाइट एंड हीट है ना, लाइट मेनली ये पंखे लाइटों वाली बिजली है। जो पावर है वो मशीनों की हैवी वाली बिजली है, और जो इलेक्ट्रिसिटी है या लाइट है ये पंखे लाइटें हैं। अब इस पंखे लाइटों का ताल्लुक इस अवेलेबल डाटा में से क्यों फ्लोर एरिया? अच्छा, तो ऐसा तो नहीं कि जिस डिपार्टमेंट में लोग ज्यादा होंगे उसमें। अच्छा, हमने ना घंटे काम करेंगे, जितने घंटे काम करेंगे उतना ज्यादा पंखा लाइटें चलेंगी। हाँ जी, फ्लोर एरिया भी हो सकता है, लेबर आवर्स भी हो सकते हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज भी हो सकते हैं। फ्लोर एरिया नहीं हो सकता, क्यों?
अच्छा चलें, जो है वहां तक पहुंचता हूं, जो नहीं है पहले उसको निकालता जाता हूं। डायरेक्ट लेबर आवर्स क्यों नहीं है वो सुन लें। डायरेक्ट लेबर आवर्स कल परसों वाले सवाल में किए भी थे। डायरेक्ट लेबर आवर्स टोटल फॉर द ईयर कैसे कैलकुलेट होंगे? एक यूनिट के लिए कितने घंटे लगेंगे? लेट से 4, ऐसी खुद से कह रहा हूं, इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स, लेट से 5000। ये है डायरेक्ट लेबर आवर्स। या इसकी जगह पर एक और तरीका भी हो सकता है कि कितने वर्कर्स होंगे, लेट से 10,000 वर्कर्स होंगे और हर बंदा 7-7 घंटे काम करेगा, तो ये भी डायरेक्ट लेबर आवर्स है। ये जो लेबर आवर्स है ना, ये घड़ी के हिसाब से आवर्स नहीं है। इसका मतलब है कि टोटल कितने घंटों के हम वर्कर्स को पैसे दे रहे होंगे। 10,000 वर्कर्स, हर बंदा 7-7 घंटे काम कर, हमने ना लेबर का चैप्टर भी पढ़ना है डिटेल से, तो टोटल 70,000 घंटों के हम पैसे दे रहे होंगे। ये भी तो हो सकता है कि 70,000 लोग बस 1 घंटा काम कर रहे हैं, तब भी तो लेबर आवर्स 70,000 ही होंगे ना। तो इसलिए डायरेक्ट लेबर आवर्स टाइम ड्यूरेशन से लिंक नहीं है। डायरेक्ट लेबर आवर्स चूंकि नंबर ऑफ वर्कर्स और हर बंदा कितनी देर काम कर रहा है इसका मल्टीपल है, तो जरूरी नहीं है कि 70,000 घंटे का मतलब है कि घड़ी के हिसाब से 70,000 घंटे, ये जरूरी नहीं। तो पंखे लाइटों का आपको लग रहा है ताल्लुक है जितनी देर चलेंगे, तो डायरेक्ट लेबर आवर्स घड़ी के हिसाब से टाइम नहीं बता रहे। ये 70,000 लेबर आवर्स ऐसे भी हो सकते हैं कि 70,000 लोग हैं और हर बंदा 1-1 घंटा काम कर रहा है, तो फिर तो बिजली 1 घंटा इस्तेमाल हो रही है, तो इसलिए लेबर आवर्स नहीं। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज क्यों नहीं? नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इसलिए नहीं कि अभी आप इस रूम में जब एंटर हो रहे हैं तो लाइट्स अगर आप गिने तो ये बहुत सारी हैं, इतने सारे स्विच नहीं है, हैं? यानी एक ही स्विच ऑन करते हैं तो पूरी लाइन ऑन हो जाती है। अच्छा, अब आप अगर इस रूम की बात करेंगे तो अगर 20 स्टूडेंट भी होंगे तो लाइट्स रूम की सारी ऑन होंगी, 100 स्टूडेंट्स भी होंगे तो रूम की सारी लाइट्स ऑन होंगी। तो लाइट्स का ज्यादा ताल्लुक जगह से हुआ या नंबर ऑफ लोगों से? जगह से। तो पंखे लाइटों का जो ज्यादा ताल्लुक होगा वो जगह से होगा। फ्लोर एरिया का मतलब है कि पूरा जो एरिया है बिल्डिंग का, उसमें से कितना कितना हिस्सा, जैसे क्लासरूम है ना, अब पूरा जो एरिया है लेट से 2 कनाल का है, तो इस 2 कनाल की बिल्डिंग में से इस रूम ने अगर 3 मरले जगह ली हुई है तो 2 कनाल में से 3 मरले ये रूम है, ये मतलब है फ्लोर एरिया का। तो पंखे लाइटों का इस अवेलेबल में से ज्यादा बेहतर ताल्लुक फ्लोर एरिया से। हाँ, अगर सवाल में नंबर ऑफ पंखे लाइटें हर डिपार्टमेंट में दिए होते, नंबर ऑफ पंखे लाइटें, फिर उनकी बुनियाद पे लेना था, तो इस अवेलेबल में से फ्लोर एरिया ही सबसे बेस्ट है। क्या मैंने कहा है कि हो सकता है सवाल में ना आपको नंबर ऑफ पंखे लाइटें दिया होता, पंखे लाइटें तो नहीं लिखा होता, नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स, मतलब ये स्विच कितने लगे हुए हैं। तो जिस डिपार्टमेंट में जितने ज्यादा स्विच लगे होते फिर उतना ज्यादा वहां बिजली का बिल आ रहा होता। देखें, हमें ना इनमें से जो बेसिस लेनी है, अगर हमें एक से ज्यादा तरह की बेसिस इस्तेमाल होती लगती हैं तो हमने तो उसमें बेस्ट यूज करना है। अगर हम कहें क्या पता ऐसा होता हो, क्या पता ऐसा होता हो, तो ये सिर्फ अपने आप को मुश्किल में डालते हैं इस तरह सोच के। अवेलेबल में से बेस्ट रिलेशन ये बनता है कि जिसकी जितनी ज्यादा जगह होगी पंखे लाइटें उतनी ही ज्यादा होंगी। तो पंखे लाइटों के लिए बेस्ट अवेलेबल क्या हो गया? फ्लोर एरिया, लाइट एंड हीट। फ्लोर एरिया कितना कितना है? मशीनिंग का है 1000, असेंबली का 400, फिनिशिंग का 300, मेंटेनेंस का 300, 2000। तो हमने इस लाइट एंड हीट को इस रेशियो में बांटा है। कितना है टोटल? 46। मूड नहीं हो रहा यार, पॉइंट्स में लिखना है लिख लें। जी आपको जो अभी बेसिस लिखी है उनमें किसी पे इख्तलाफ है तो बताइए।
अपोर्शन कर रहे हैं और किस जगह पे हम 4 डिपार्टमेंट्स में अपोर्शन कर रहे हैं, ये अपोर्शन करते हुए हम किस चीज़ को? अच्छा, ये बाकी लोग भी सुने। सवाल ये है कि क्या जरूरी है कि हर खर्चा लाजमी सब में बटेगा? जैसे पावर तो उसमें नहीं बटा, तो ये जरूरी नहीं है कि हर खर्चा सब में लाजमी बटना है। ज्यादा जरूरी ये है कि इस खर्चे का ताल्लुक किस फैक्टर से है। जिस फैक्टर से ताल्लुक है वो जिस जिस डिपार्टमेंट में है उसमें बढ़ जाएगा, जिस डिपार्टमेंट में नहीं है नहीं बढ़ेगा। तो सब में बांटना जरूरी नहीं है। पहली जरूरी चीज ये है कि इसका ताल्लुक किस फैक्टर से है। अब वो फैक्टर जिस जिस डिपार्टमेंट में है उस रेशियो में बढ़ जाएगा। डायरेक्ट लेबर आवर्स की बेस पे क्यों नहीं बांटा? डायरेक्ट लेबर आवर्स नेसेसरीली वर्किंग आवर्स घड़ी के एतबार से नहीं है। यानी डायरेक्ट लेबर आवर्स अगर 5000 हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि घड़ी के आवर्स गिनना शुरू करें तो 5000। यानी कि अगर रोज 10 घंटे काम हो रहा है तो 500 दिन में 5000 घंटे पूरे होंगे, ऐसा नहीं है। डायरेक्ट लेबर आवर्स होते हैं कि टोटल कितने घंटों के पैसे वर्कर्स को दे रहे हैं। तो डायरेक्ट लेबर आवर्स दो चीजों का मल्टीपल है। एक बंदा कितने घंटे काम कर रहा है, लेट्स से 4, और हम 3000 लोगों को काम करवा रहे हैं, ये होते हैं डायरेक्ट लेबर आवर्स। अब जरूरी नहीं है कि 12000 डायरेक्ट लेबर आवर्स का मतलब है कि घड़ी के हिसाब से 12000 घंटे। घड़ी के हिसाब से 12000 घंटे बात समझ आ रही कि हमने अगर नहीं 24 घंटे तो दिन में काम नहीं हो रहा होगा, 10 घंटे अगर काम हो रहा है तो 12000 का मतलब है कि 1200 दिन। तो ऐसा नहीं है। ये ऐसे भी हो सकता था कि 12000 लोग 1 घंटा काम करते हैं आके और तो 12000 घंटे बन गए होते। तो इसलिए डायरेक्ट लेबर आवर्स घड़ी के घंटे नहीं है। लाइट एंड हीट तक, अच्छा इसमें ना ये जरूरी है कि बेटा आपको ये बात समझ आए। हाँ, आहिस्ता आहिस्ता पक्की जरूर होनी शुरू हो जाएंगी ये बातें, लेकिन सोचनी आपने खुद ही है। इनमें किसी से कोई कंफ्यूजन है तो पूछें, मैं करता हूं डिस्कस उस पर। जी, नंबर ऑफ वर्कर्स है ना, एम्प्लॉइज तो पता नहीं ना कौन है, ये डायरेक्ट लोग हैं इनडायरेक्ट लोग हैं, लेकिन वो डायरेक्ट प्रोडक्शन वर्कर्स के हिसाब से होते हैं। नंबर ऑफ वर्कर्स इनटू एक बंदा कितने घंटे काम कर रहा है, ये होते हैं टोटल डायरेक्ट लेबर आवर्स। या एक यूनिट के लिए कितने घंटे इनटू कितने यूनिट्स बने। तो जो डायरेक्ट लेबर आवर्स है ना, वो जरूरी नहीं है कि वो घड़ी के हिसाब से घंटे गुजरे हुए। हाँ जी, नहीं, एक होता है नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज तनख्वाह वाले लोग होते हैं। ये जो डायरेक्ट लेबर होते हैं ना, ये तनख्वाह वाले लोग नहीं होते, ये दिहाड़ियों वाले होते हैं, ये वेजेस वाले होते हैं। तो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज में हो सकता है परमानेंट लोग हों। इधर भी को हाथ उठा नजर आया था जी। अवेलेबल में से जो बेस्ट है वो यूज करना हमने। अच्छा, इसमें देखें, जब आप इस चैप्टर को अच्छा तैयार कर चुके होंगे ना, जब आपको कॉन्सेप्ट्स पता चल चुके होंगे, तो फिर आप सब की सोच मुत्तफिक हो जाएगी। जैसे पावर पे ये आप लोग अभी ही मेरे ख्याल में मुत्तफिक हैं कि मशीन आवर्स। मैंने कहा ना अवेलेबल में से बेस्ट, इसका मतलब ये नहीं कि हर स्टूडेंट को जो बेस्ट लग रहा है। यानी अगर एक स्टूडेंट पेपर सॉल्व कर रहा हो, कहते हैं मुझे नंबर ऑफ एम्प्लॉइज ज्यादा बेहतर लग रहा है पावर के लिए, तो वो कहे जी नोट में लिखे कि मुझे ये बेहतर लग रहा था, तो फिर नहीं मिलेंगे इसके नंबर। तो इसलिए अवेलेबल में से बेस्ट का मतलब है जो वाकई पूरे अवाम के लिए जो बेस्ट है, जो कॉन्सेप्चुअली सबसे बेस्ट है। ये चीज प्रैक्टिस के साथ होगी बेहतर। कोई ऐसा भी सवाल आएगा जिसमें हम पावर को मशीन आवर्स पे नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि इससे बेहतर बेस नजर आ गई होगी। तो ये जितनी चीजें हैं ये प्रैक्टिस के साथ साथ इंप्रूव होती जाएंगी। अभी तक जितने सवाल करते जाएं, काफी सारे मैं क्लास वर्क कराऊंगा, कुछ होमवर्क भी दूंगा, इनमें आप ये जरूर इंश्योर करिएगा कि हर एक बेस जो मैंने लिखी है या जो होमवर्क दिया होगा तो जो सोल्यूशन में है आप उससे एग्रीड होने चाहिए। कोई इख्तलाफ है तो जरूर पूछा करें। इसके लाइट एंड हीट के लिए हाँ, मैंने कहा था ना कि हो सकता है सवाल के अंदर लिखा हो नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स के कनेक्शंस कितने हैं, तो फिर फ्लोर एरिया से बेहतर होगा ये। हाँ बिल्कुल हो सकता है वो ओपन एयर हो, वहां पर लाइटों की जरूरत ही ना हो, तो बिल्कुल हो सकता है कि ये जो हम लाइट एंड हीट के लिए हम बेसिस यूज कर रहे हैं, हो सकता है किसी सवाल में इससे बेहतर बेस आ जाए, हो सकता है। इसीलिए ना आप इनको रट्टा लगाने की बजाय इनकी नेचर समझते हुए चलेंगे हर सवाल में, तो ही बेहतर कॉन्सेप्ट्स होंगे। आगे क्या है? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन किसकी? सिर्फ मशीनों की है? हो सकता है और भी ऐसे हो सकते हैं। तो डेप्रिसिएशन दी हुई है 10। डेप्रिसिएशन को बुक वैल्यू की बेस पे बांटेंगे, इससे कोई इख्तलाफ। हो सकता है किसी को लगे कि जी मशीन आवर्स भी तो हो सकते थे, तो मशीन आवर्स ही वाहिद मेथड होता है डेप्रिसिएशन का? नहीं,
हाँ, मशीन आवर्स भी एक मेथड हो सकता है, लेकिन जरूरी तो नहीं है कि डेप्रिसिएशन मशीन आवर्स की बेसिस पे हो। तो ये तो लाजमी नहीं है कि मशीन आवर्स की बेस पे डेप्रिसिएशन हो, लेकिन ये लाजमी है कि वैल्यू डेप्रिशिएट होगी। तो जिस डिपार्टमेंट में जितनी वैल्यू के एसेट्स उतनी ज्यादा डेप्रिसिएशन होगी। तो इसलिए मशीन आवर्स सही बेस नहीं है, वैल्यू दी जो है। तो इसलिए आखिरी जो लाइन लिखी है नेट बुक वैल्यू, उसकी बेस पे डेप्रिसिएशन बनेगी। आपको मशीन आवर्स क्यों बेहतर लग रहे हैं? क्या डेप्रिसिएशन का मेथड मशीन आवर्स ही होता है? मैं यही पूछ रहा हूं कि क्या डेप्रिसिएशन का मेथड बस सिर्फ मशीन आवर्स मेथड या स्ट्रेट टाइम मेथड नहीं है? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड नहीं होता? तो उनमें मशीन का चलना, कम चलना, ज्यादा चलना कंसिडर होता है? नहीं होता। तो क्या पता स्ट्रेट टाइम मेथड हो, तो फिर तो मशीन आवर्स बेकार हो गए। लेकिन जो मर्जी मेथड हो, डेप्रिशिएट होना किसने है? बुक वैल्यू ने। तो बुक वैल्यू का तो पक्का ताल्लुक है डेप्रिसिएशन से, इसलिए मशीन आवर्स से बेहतर ताल्लुक नेट बुक वैल्यू का है। हाँ, अगर सवाल में नेट बुक वैल्यू ना दी होती तो फिर नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, लेबर आवर्स, फ्लोर एरिया से बेहतर फिर मशीन आवर होता। डेप्रिसिएशन नेट बुक वैल्यू के बेस पे बांटेंगे तो 62। काबिल बच्चे हैं यार माशाल्लाह, मैं फैन होता जा रहा हूँ आप। रेंट एंड रेट्स। अच्छा, रेंट वैसे तो बाय डिफॉल्ट बिल्डिंग का ही होता है, लेकिन ये जो साथ वर्ड रेट्स लग गया ना, ये पक्की बात है बिल्डिंग का है, क्योंकि रेट्स प्रॉपर्टी टैक्स टाइप चीज होती है। तो रेंट एंड रेट्स तो कंफर्म बिल्डिंग का खर्चा है। अब जब बिल्डिंग का खर्चा है यानी जगह का खर्चा है, तो ये खर्चा जो है ही जगह का, तो फिर जिस डिपार्टमेंट की जितनी जगह उतना एलोकेट होना चाहिए फ्लोर एरिया। फिर 17। रेंट एंड रेट्स बिल्डिंग का रेंट है, तो रेंट तो जगह की कीमत होती है ना। क्या जी? कौन सा? तो रेंट ही होता है। लीजेस वाला रेंट ही होता है, तो वो भी रेंट ही होता है। ये जो रेट्स का वर्ड है ना, रेट्स, ये प्रॉपर्टी टैक्स के लिए इस्तेमाल होता है। तो रेंट एंड रेट्स पक्का प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज है। लेकिन अगर ये रेट्स ना लिखा होता तो रेंट जो है बाय डिफॉल्ट आप बिल्डिंग का ही रेंट समझें। अगर किसी और का होगा तो बता देंगे। और लीजेस रेंट ही होता है। हाँ, ऐसे बोलो ना, लीजेस रेंट ही हो, लीज रेंट ही होता है। तो फिर बता देते मशीन का क्या। हाँ, तो बिल्डिंग का ही है ना, बिल्डिंग का ही रेंट है। रेंट अगर बिल्डिंग का है तो बिल्डिंग जगह ही है ना, तो जिस डिपार्टमेंट ने जितना बिल्डिंग का हिस्सा घेरा हुआ है उसको रेंट का उतना हिस्सा चार्ज होना चाहिए, तो इसलिए फ्लोर एरिया पे। अच्छा, अब एक अगला सवाल ये हो सकता है कि फ्लोर एरिया तुमने पहले यूज कर लिया, तो ये कौन सी हेल्पलाइन थी जो यूज कर ली? तो एक बेस मल्टीपल टाइम्स बिल्कुल यूज हो सकती है, कोई मसला नहीं है जी। ये क्या है? ये जो डायरेक्ट लेबर आवर्स हैं 12,000, 8,000, ये भी रुपीज इन थाउजेंड है। मैं पूछ रहा हूँ जो डायरेक्ट लेबर आवर्स हैं 12,000, 8,000, 16,000, ये भी रुपीज इन थाउजेंड है? अच्छा, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज 6, 4, 8, ये भी रुपीज इन थाउजेंड है। रुपीज इन थाउजेंड वाला डाटा खत्म हो गया, अब अदर डाटा चल रहा है। रेंट एंड रेट्स। अच्छा, वेयर हाउसिंग कॉस्ट के अलावा बाकी, क्योंकि वेयर हाउसिंग कॉस्ट जो है ना, ये एक आर्ग्यूएबल पॉइंट है। ये इतना अच्छा कॉन्सेप्चुअली तो शायद आपको मैं ना समझा सकूं, क्योंकि ये पॉइंट है जरा थोड़ा आर्ग्यूएबल सा, लेकिन इस पॉइंट की वजह से सवाल खराब नहीं मानना। अगर आपको यहां तक बातें समझ आ गई तो बस ओवरहेड्स यही है, ऐसे ही है ओवरहेड्स। वेयर हाउसिंग कॉस्ट के अलावा यहां तक में कोई परेशानी। चले अब वेयर हाउसिंग कॉस्ट समझ लें, है जी? क्या जी? नहीं, मैं बात नहीं समझ रहा आपकी। अच्छा, ये जो वेयर हाउसिंग है ना,
ये फिनिश गुड्स का नहीं है, ये मटेरियल का ही है। वेयर हाउसिंग कॉस्ट क्या है मुझे पहले बता समझा लेने दें, लेकिन ये मटेरियल का है, फिनिश गुड्स का नहीं है। ये कहाँ लिखा हुआ है? क्योंकि आपको जो सारा डाटा दिया हुआ है ना, ये इन डिपार्टमेंट से ही रिलेटेड डाटा दिया हुआ है, तो ये फैक्ट्री के ही डिपार्टमेंट्स हैं, आपको सारे खर्चे फैक्ट्री के ही बताए हैं। नहीं, रॉ मटेरियल का भी तो वेयर हाउस होता है ना, रॉ मटेरियल का भी तो वेयर हाउस मतलब स्टोर है, तो रॉ मटेरियल का भी तो स्टोर होता है, तो इसलिए ये फैक्ट्री के खर्चे हैं सारे। वेयर हाउसिंग कॉस्ट समझाने लगा हूं। वेयर हाउसिंग कॉस्ट का मतलब है जो चीजों को स्टोर करने में खर्चा होता है, ये उसका खर्चा है। किराया, हाँ किराया भी हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ चीजों को स्टोर करने के लिए ना कोई खास केमिकल में लगा के रखना पड़ता है। ये जो वेयर हाउसिंग कॉस्ट है ना, कि मटेरियल को स्टोर रखने की कॉस्ट, इसमें स्टोर का किराया भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है जैसे कुछ मटेरियल को कुछ खास केमिकल लगा के रखना पड़ता है। जैसे जो लेदर फैक्ट्रीज होती है ना, टेनरी जो होती है, जो चमड़ा बनाते हैं, इनका रॉ मटेरियल क्या होता है? जो चमड़ा बनाते हैं, खालें। तो वो जो खालें होती हैं वो खराब हो जाती हैं, तो इसलिए उनको ना एक खास केमिकल मसाला लगा के स्टोर में रखा होता है। तो ये भी वेयर हाउसिंग कॉस्ट है कि मटेरियल को इंटैक्ट रखना, उसके लिए कोई जगह का किराया भी हो सकता है, कोई केमिकल खर्चा भी हो सकता है, ये वेयर हाउसिंग कॉस्ट है, प्रिजर्विंग कॉस्ट है। ये कॉस्ट 98,000। अब इस 98,000 वेयर हाउसिंग कॉस्ट को किस रेशो में बंटना चाहिए? हाँ, मुझे उम्मीद थी, जज्बाती बात की उम्मीद थी। चले फ्लोर एरिया को तो रिजेक्ट कर दूं। जब आपको लग रहा है ना कि फ्लोर एरिया, भी तो बोला एक ने, लेकिन कईयों को लग रहा होगा कि वेयर हाउसिंग कॉस्ट फ्लोर एरिया पे बांटनी चाहिए, तो अगर फ्लोर एरिया पे बांटते हैं यानी स्टोरेज को, तो फिर इसमें कोई स्टोर भी तो होता ना। हमने पूरी फैक्ट्री को इनमें बांट दिया हुआ है, मशीनिंग है, असेंबली है, फिनिशिंग है, मेंटेनेंस है, तो स्टोर किधर है? इसी के अंदर ही है, इसके ऊपर ही है। अच्छा, अगर आपको लग रहा है कि इसके ऊपर स्टोर है, तो ये जरूरी नहीं है कि ये चारों ग्राउंड फ्लोर में है। एक बिल्डिंग में 4 फ्लोर भी हो सकते थे। ये पूरा का पूरा एरिया मशीनिंग डिपार्टमेंट, इसके ऊपर वाला फ्लोर फिर पूरे का पूरा एरिया फिनिशिंग डिपार्टमेंट। तो ये ऐसे नहीं है कि ग्राउंड फ्लोर ही है बस और ये 4 हिस्से हो गए है। चलो इसको और बड़ा कर देते हैं, ये लो। है तो 4 हिस्से ही ना, तभी तो रेशो में बांटा था। जब हमने रेंट को इन हिस्सों में बांट दिया तो फिर स्टोर किधर है? तो स्टोर का तो नहीं है जगह यहाँ पे। अगर होता तो स्टोर्स डिपार्टमेंट भी एक आ रहा होता, तो फिर ये स्टोर का खर्चा नहीं है। स्टोर अलग से डिपार्टमेंट कैसे हो सकता है? बिल्कुल होता है। स्टोर एक सेपरेट डिपार्टमेंट है जिसका काम स्टोर करना है चीजें। इन्वेंट्री वैल्यूएशन के अंदर स्टोर एक सेपरेट डिपार्टमेंट है, उसके सेपरेट लोग हैं, सेपरेट स्टाफ है, उसके सेपरेट कंट्रोल्स हैं, डिपार्टमेंट है पूरा। इन फैक्ट्री के डिपार्टमेंट में स्टोर डिपार्टमेंट भी आ सकता है किसी सवाल में, बिल्कुल आ सकता है जी। तो फिर वो तो ऑलरेडी इस एरिया में थोड़ा बहुत स्टोर कर रहे हैं, तो फिर जो जितना ज्यादा बड़ी जगह है वो उतना ज्यादा स्टोर कर रहा है। जितना वेयर हाउसिंग में स्टोर करना क्या है? मटेरियल। अब चाहे आप इसको ये मान लें कि ये जो वेयर हाउसिंग का खर्चा है ये उन खालों के ऊपर को मसाले लगा के रखना है, तो ये उन मसाले लगाने का खर्चा है, तो वो भी तो मटेरियल पे ही लगना है ना। और अगर आप ये मान लें कि ये यहां तो नहीं है, किसी और जगह पर एक स्टोर किराए पे लिया हुआ है जिसको चीजें रखवाने के हम पैसे देते हैं, तो वो पैसे भी किस बात के दे रहे हैं? मटेरियल रखवाना है तो पैसे देने हैं ना।
तो जिस डिपार्टमेंट का जितना ज्यादा मटेरियल उतना ज्यादा उनकी वेयर हाउसिंग करनी पड़ती होगी। तो वेयर हाउसिंग के खर्चे को बांटेंगे मटेरियल की रेशो में। फ्लोर एरिया तो तब होता अगर इस बिल्डिंग के अंदर कोई स्टोर भी होता, और वो होता तो यहां नजर आ जाता। तो इसलिए फ्लोर एरिया नहीं, क्योंकि वो हम ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं कि इन 4 में है, इसलिए फ्लोर एरिया नहीं। तो फिर रह गया मसला कि वेयर हाउसिंग करना क्या है, फिर मटेरियल ही को तो स्टोरेज करनी है। अब चाहे आप ये कह लें कि ये केमिकल लगा के रखने का खर्चा है और वो यहीं कोने में रखे हुए कहीं, लेकिन ये केमिकल लगाने का खर्चा है, तो भी जिसका जितना मटेरियल उतना केमिकल का खर्चा। और चाहे ये कह लें कि किसी और जगह को किराए पे लिया हुआ है और उनको जितनी जितनी चीजें रखवाते जाते हैं उतने पैसे देते जाते हैं, तो भी जितना मटेरियल उतना खर्चा। तो इसलिए वेयर हाउसिंग कॉस्ट का खर्चा मटेरियल के साथ लिंक होगा। हाँ, अब आपकी मर्जी है, चाहे तो डायरेक्ट मटेरियल काउंट कर लें, चाहे टोटल, सिर्फ इनडायरेक्ट नहीं, चाहे डायरेक्ट मटेरियल कर लें, चाहे टोटल मटेरियल कर लें। अच्छा, अब जब सवाल में एम्बिग्विटी आ गई और स्टूडेंट पे आ गया कि वो उनमें से कौन सा यूज करता है, तो अगर आपने खुद अपने लिए फैसला करना है तो जिंदगी आसान वाला फैसला करना है। क्यों जिंदगी आसान डायरेक्ट? क्योंकि एक ही चीज दी हुई है, टोटल से लिंक करेंगे तो पहले टोटल निकालेंगे, फिर उस टोटल की रेशो में बांटेंगे, तो डायरेक्ट मटेरियल की रेशो में बांट दें। तो फिर आप टोटल की रेशो में बांट दें। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट की रेशो में बांट रहे हैं। जी दोबारा बोले। जी जी, फैक्ट्री के अंदर ही अलग स्टोर है, ये कह रहे हैं आप? हाँ हाँ, वो हमारा स्टोर नहीं ना, किसी का है। हम चीजें रखवाते हैं, तो जितनी चीजें रखवाते हैं उनके हमसे पैसे ले लेता है। मैं ये तो नहीं कह रहा कि इसको इन्वेंट्री की कॉस्ट में ऐड करना है, वो ओवरहेड्स हैं। वो जो मटेरियल को स्टोर में रखने का, संभाल के रखने का खर्चा है, तो मटेरियल की कॉस्ट में तो नहीं ऐड करवा रहे, उसको हम ओवरहेड्स में ले रहे हैं। ये हम ओवरहेड्स बना रहे हैं ना, तो वेयर हाउसिंग कॉस्ट को ओवरहेड्स में ले रहे हैं। क्या कहना है नुमान? अभी तो टाइम पड़ा है, बैठ जाए यार, सवाल तो पूरा कर लूं। हाँ जी, क्या पूछ रहे थे आप? वो ओवरहेड्स ही है ना, क्योंकि रॉ मटेरियल का स्टोर फैक्ट्री की जरूरत काउंट होता है, तो रॉ मटेरियल के स्टोरेज के खर्चे फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं। वेयर हाउसिंग कॉस्ट और बस। अच्छा, ये जो अभी इस वक्त किया है ना, ये एलोकेशन थी, हेडिंग देने की जरूरत नहीं है, वैसे बता रहा हूं, ये एलोकेशन थी क्योंकि पता था हर डिपार्टमेंट का कितना। और ये जो काम किया है ये प्राइमरी अपॉर्शनमेंट थी। ये जब बांटना शुरू किया ना, ये काम प्राइमरी अपॉर्शनमेंट थी, यानी हमने पहले स्टेप पे कॉमन खर्चे पीडीज एसडी सब में बांट दिए। ये है मैंने जो भी प्राइमरी अपॉर्शनमेंट की अंग्रेजी लिखी थी कि कॉमन खर्चों को हमने पीडीज एसडी सब में बांटना है, कोई ना कोई रीजनेबल बेसिस पे। अब यहां तक जो हो गया, इसका हम एक पड़ाव डाल लेते हैं, इसका कर लें टोटल। 752 1 260 जी। आपने वो ये जो ओवरहेड्स को बांटा है, इसके लिए कोई ना कोई बेस रखी थी जिस रेशो में बांटा है। तो वो जरूरी नहीं है कि अदर डाटा में जो सामान है बस उसको इस्तेमाल करना है, पूरे सवाल में से कोई भी इंफॉर्मेशन लिंक हो सकती है। जैसे फर्ज करते हैं इस सवाल के अंदर, आगे किसी सवाल में आएगी ये बात, डायरेक्ट वेजेस हर डिपार्टमेंट की दी हुई हैं, इनडायरेक्ट वेजेस टोटल दिया होता, बस सबसे बात कर रहा हूं। इनडायरेक्ट वेजेस आपको बांट के ना दी होती, बस 246 दिया होता, तो इनडायरेक्ट वेजेस क्या ख्याल है किसके रेशो में बढ़नी चाहिए? डायरेक्ट वेजेस, क्योंकि उन्हीं को तो सपोर्ट कर रहे होते हैं ये लोग। तो अब वो डायरेक्ट वेजेस अदर डाटा में तो नहीं लिखा हुआ,
तो इसलिए जरूरी नहीं है कि हमने अदर डाटा से चीजें उठा के यहां लिखनी है। सवाल में कहीं भी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है उसकी बेस पे कर सकते हैं उसको। जी एक ही चीज है वैसे, लेकिन अगर कोई बहुत वाज़े फर्क कर जबरदस्ती करना भी चाहें तो ये खर्चा इनके पास रिकॉर्ड्स अवेलेबल थे, ये आराम से इनको एलोकेट हो गया, ये हमें किसी रेशो में बांटना पड़ा, ये अपोर्शनमेंट है। अच्छा अब एक काम ये करें कि ये इस सवाल के डाटा से बताएं कि इस बिजनेस के टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स कितने, सवाल में से बताइएगा। टोटल, ग्रैंड टोटल इस बिजनेस के इस बजट ईयर के ग्रैंड टोटल ओवरहेड्स कितने हैं? नहीं यहां से नहीं, सवाल से, यहां से नहीं, सवाल से 1290। ये जो आपको खर्चों की लिस्ट दी हुई है इनमें टोटल वाला कॉलम देखें, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट वेजेस के अलावा बाकी सब एफओएच है ना, उन सबको ऐड कर लें तो 1290, इन चारों को ऐड करें तो हुआ क्या है कि टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स अभी फिलहाल चारों में बट गए हुए हैं। अब कोई भी टोटल फैक्ट्री ओवरहेड में से इसमें से बटे बगैर नहीं रह गया, सारे फैक्ट्री ओवरहेड्स अब पीडीज एसडीज में आ चुके हुए हैं। ये प्राइमरी अपोर्शनमेंट है। अगला काम इससे आगे चलेगा और वो होगी सेकेंडरी अपोर्शनमेंट। प्राइमरी अपोर्शनमेंट की हेडिंग की जरूरत नहीं है, लेकिन सेकेंडरी की जरूर ले लें, इसी से आगे चल रहा हूं। सेकेंडरी अपोर्शनमेंट इसी में आगे चल रहे हैं जी। हाँ जी, अभी जो मैंने कहा था कि सवाल में जितने ओवरहेड दिए हैं, अगर आप ये देखना चाहें कि इस बिजनेस के टोटल साल के एफओएच कितने हैं तो वो 1290 हैं। इन सारे टोटल्स का टोटल कर लेना सिवाय डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर के, तो वो जो 1290 हैं वही हमने यहाँ बांटे हैं। तो अगर आप इनका टोटल करें तो वो 1290 ही है, यानी अभी इस वक्त वो 1290 पीडीज एसडीज में बंट गए हुए हैं। ये प्राइमरी अपोर्शनमेंट है। यहां तक जो 4 हिस्से हो गए ना, ये प्राइमरी अपोर्शनमेंट है। क्या मुश्किल है इसमें? इस बांटने को प्राइमरी अपोर्शनमेंट कह रहे हैं, तो फिर पूछ क्या रहे हो? तो मैंने यही कहा था। अब यहां प्राइमरी अपोर्शनमेंट का जो रिजल्ट निकला हुआ है, ये टेबल यहीं से आगे चल रहा है। अब जो काम करने लगे हैं वो सेकेंडरी अपोर्शनमेंट है। तो प्राइमरी की तो हेडिंग ना लिखें, लेकिन सेकेंडरी की लिख लें। अब यहां से आगे चलते हैं। ये नोटेड सारा? अब सेकेंडरी अपोर्शनमेंट ये है कि एसडी की सवारियों को भी पीडीज की गाड़ी में बिठाना है। तो क्योंकि इसका तो ओआर नहीं निकलना ना, तो अब हमने करना ये है कि इस 264 को भी उनमें बांट देना है। 264 को बाकी पीडीज में बांटना है। सवाल का लास्ट पैराग्राफ, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट ने जितना भी काम किया उसमें से 80% काम उन्होंने मशीनों की मेंटेनेंस पे किया। तो फिर ये सारे खर्चे, इनमें से 80% का ताल्लुक मशीनों से हुआ। वेयर एज दी रिमेनिंग टाइम, यानी बाकी 20%, वो टाइम इन्होंने बिल्डिंग की यानी जगह की सफाई पे लगाया। तो इस टोटल खर्चे में से 80% मशीनों की मेंटेनेंस है, मशीनिंग डिपार्टमेंट नहीं कह रहा, मशीन्स की मेंटेनेंस है, और 20% बिल्डिंग की मेंटेनेंस है। यानी इसमें से जो 80% खर्चा है, कितना बना 80%? इसका इन पीडी से क्या रिलेशन बन रहा है? मशीन के लिहाज से कैसे करें? मशीन आर्स, क्योंकि मशीनें जितनी ज्यादा चलेंगी उतनी ज्यादा मेंटेनेंस होगी।
या मशीन जितनी महंगी होगी उतनी मेंटेनेंस होगी? जितनी ज्यादा चलेगी। तो इसको बांटने के लिए फिर अवेलेबल डाटा में से मशीन आवर्स बेस्ट है, तो हम इस 211 को अब बाकी पीडीज में मशीन आवर्स में बांट देंगे। देखिए मशीनों की मेंटेनेंस है ना, तो जिस डिपार्टमेंट में मशीन जितनी ज्यादा देर काम कर रही हैं उनकी उतनी ही मेंटेनेंस रिक्वायर्ड होगी। तो इसलिए इस 211 को इन तीनों में मशीन आवर्स की रेशो में बांट देंगे, यानी वही 40, 2 और 3। 211 डिवाइडेड बाय 45,000 इंटू 40,000 इंटू 2,000 इंटू 3,000। यहां लेस हो गया, वहां ऐड हो गया। मेंटेनेंस डिपार्टमेंट अपना 80% टाइम मशीन्स की मेंटेनेंस में लगा रहा है, तो इसका मतलब जितना खर्चा है उसका 80% फिर मशीन्स से रिलेट कर रहा है। तो मशीन्स की मेंटेनेंस का ताल्लुक अवेलेबल डाटा में से किससे बेस्ट बनता है? मशीन आवर्स से। तो हमने इसको पीडीज में बांटना है मशीन आवर्स की रेशो में। और बाकी 20% कितना बचा? 50। ये बिल्डिंग की सफाई का खर्चा है, फ्लोर एरिया। चले खामोशी से जरा सारे बांटे तो सही, खामोशी से और जल्दबाजी ना करें। इस 53 को बांटे। 53 को किन में बांटना है? तीनों में ना, ठीक है बांटे। चार है, इसको किन में बांटना है? तीन में बांटना है। क्या मेंटेनेंस को मेंटेनेंस में बांटना है? नहीं, मेंटेनेंस को इन तीनों में बांटना है। हाँ जी, पता नहीं तो आपने सोचना है। 27 इस 53 को इन तीन पीडीज में बांटना है फ्लोर एरिया की रेशो में। तो 53 डिवाइडेड बाय ये। अब जब बांटना इन तीन में है तो ये निकल गया बीच में से, और अब जब तीन में बांटना है तो रेशो में बांटने का मतलब है कि 1700 से डिवाइड। देखिए हम जब कोई चीज रेशो में बांटते हैं ना, तो जिनकी रेशो में बांट रहे हैं उन्हीं के सम से डिवाइड करना है। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम 1700 हिस्से कर रहे हैं और इसमें से 300 इधर, 400 इधर, 1000 इधर डाल रहे हैं। तो इसको जब फ्लोर एरिया की रेशो में बांटेंगे तो 53 डिवाइडेड बाय 1700 नॉट 2000, 1700 इंटू 1000 इंटू 400 इंटू 300। कोई बात। और ये सेकेंडरी अपॉर्शनमेंट हो गई। इसके बाद अब रिजल्ट ये निकला कि ये 0 हो गया। नाइन 7 ये 163 है। अच्छा इन तीनों का टोटल देखें। तो ये क्या जादू हुआ? ये वही सारे ओवरहेड्स अब बस इन तीन पीडीज में आ गए। तो अब हमें हर पीडी के ओएआर निकालने का न्यूमरेटर मिल गया। ये हो गया न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर ओएआर के लिए डिनोमिनेटर। अब हर एक की बेस अलग अलग होनी चाहिए, बताइए कोई नहीं। तो एक नोट लिख लें, और ये सिर्फ इस सवाल के लिए नहीं है, जनरली लिख लें कि अगर आपको ओआर निकालना है और बेस नहीं बताई। अच्छा वैसे अगर आप इस सवाल में देखें तो मल्टीपल बेसिस मौजूद हैं।
लेबर आर्स भी हैं, मशीन आर्स भी हैं, डायरेक्ट मटेरियल भी है, डायरेक्ट लेबर भी है। तो हम मुख्तलिफ बेसिस में से चूज़ करेंगे। तो अगर ऐसे हालात आ जाएं तो बाय डिफ़ॉल्ट डायरेक्ट लेबर आर्स, रिपीट, अगर मल्टीपल बेसिस का डाटा है और आपको नहीं बताई कि OAR की बेस कौन सी रखनी है, तो बाय डिफ़ॉल्ट डायरेक्ट लेबर आर्स रखनी है। OAR निकालने के लिए, अच्छा जो चीज़ मैं आपको बताता हूँ और अपने अल्फाज में लिखने को कहता हूँ, तो फिर मेरे अल्फाज कॉपी करके लिखने की कोशिश ना किया करें। पहले बात को समझें फिर लिख लें। अब OAR निकालना है तो कोई बेस चाहिए, नहीं कहा कि क्या बेस रखनी है, तो बाय डिफॉल्ट डायरेक्ट लेबर आर्स। हाँ, अगर नाम ही मशीनिंग डिपार्टमेंट है तो फिर मशीन आर्स, वरना डायरेक्ट लेबर आर्स। मशीनिंग डिपार्टमेंट के लिए मशीन आर्स, बाकी सब के लिए बाय डिफॉल्ट डायरेक्ट लेबर आर्स। तो इस मशीनिंग के लिए OAR की बेस हो गई कितना डिनोमिनेटर? 40,000। इसके लिए 8,000। इसके लिए ये क्या हो रहा है यार? OAR के फार्मूले में डिनोमिनेटर लिखना है ना कुछ, तो क्या लिखूं डिनोमिनेटर? जो बेस होगी तो क्या होगी बेस? तो कितने लेबर आवर्स? बजटेड लेबर आवर्स वो 8,000 दिए हैं। ये सारा टेबल बजटेड डाटा है सारा। 8,000 लेबर आवर्स, अभी यही तो इतनी देर से कह रहा था यार। तो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर OAR कितना बन गया? जी 24 ये 971,000 है। तो आप उसको 1000 करने की बजाय इसको 40 कर लें। 971 डिवाइड बाय 40 कर लें। 19.5 10 ये थी इस सवाल की रिक्वायरमेंट। इसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं, बता तो दिया है। यानी 24.28 पर मशीन आवर लिखने की जरूरत नहीं, ऊपर बता तो दिया है। ये OAR सिर्फ इनडायरेक्ट नहीं सही, क्योंकि मेन तो मटेरियल डायरेक्ट होता है जिसको संभाल के रखना होता है। असल महंगी चीज तो डायरेक्ट मटेरियल है, इनडायरेक्ट मटेरियल तो रोल रहा होगा। होमवर्क आपका यही है कि यही सवाल आप दोबारा कर रहे हैं। अच्छा, ये सबसे बात कर रहा हूं, ये कागज खामोशी से भी बढ़ सकता है, खामोशी से फिल हो सकता है, मैं नहीं देख रहा, आप फिल कर दें जो भी करना है। खामोशी से ये बात सुन लें, बांट लें खामोशी से, लेकिन फिल करना है खामोशी से कर दें, लेकिन ये बात सुन लें। क़यामत के दिन जो हिसाब है ना, और जो मीज़ान लगेगा, मतलब तराजू, सबसे बात कर रहा हूँ सारे, उसमें अमाल तोले जाएंगे, गिने नहीं जाएंगे, तोले जाएंगे। और अमल का वजन किस चीज़ से बढ़ेगा?
कैसे भारी, कैसे मतलब है? इखलास, ये जो इखलास होगा ना वो उस अमल का वजन बनाएगा। इखलास होता है मेनली कि हम जो काम कर रहे हैं उसकी नीयत क्या है। अगर उसकी खालिस नीयत है कि नेक अमल करना है रिवॉर्ड के लिए, और रिवॉर्ड कैसे लेना है, तो वो खालिस ही तब होगा अगर वो हो ही अल्लाह के लिए रहा होगा। सबसे बात कर रहा हूँ यार, सबसे बात कर रहा हूँ। तो जो इखलास है वो होता ये है कि जो भी हम नेक अमल कर रहे हैं वो अल्लाह के लिए कर रहे हैं, कि उसका रिवॉर्ड अल्लाह से चाहिए, ये उसको भारी बनाता है। तो इसका मतलब है कि अमाल ने तोले जाना है। अच्छा, अब सबसे भारी अमल तिरमिज़ी, सैयदना अबू दरदा, तिरमिज़ी में है जी 2003। सैयदना अबू दरदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, मीज़ान में हुस्ने इखलाक से ज़्यादा भारी कोई चीज़ ना रखी जाएगी, और यकीनन अच्छे अखलाक वाला शख्स रोज़ेदार और नमाज पढ़ने वाले का दर्जा पा लेता है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो अच्छा अखलाक है ये उसकी रिप्लेसमेंट है, नहीं। फ़राइज़ पूरे होने हैं और उनका हिसाब होना है। अब अगर कोई शख्स है जो बहुत नवाफिल में आ गए तो उसका एक दर्जा है, तो वो जो नवाफिल में नहीं भी आ गए लेकिन उसका अखलाक अच्छा है तो वो उनके दर्जे तक पहुंच जाएगा। कल मुलाकात होगी इंशाअल्लाह।